धन्यवाद दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं ऑर्गेनिक फ्ली मार्केट ऑर्गेनाइज की गई है सेक्टर 32 नोएडा वेव सिटी सेंटर में। और लगातार पिछले 20 दिनों से यहाँ पर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की जानकारियाँ देने का हम प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत सारे बेनिफिशरीज़ हैं जो यहाँ पर आए, जिन्होंने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को परचेज़ भी किया, इसकी जानकारियाँ भी एकत्रित की। अब हम 30 जून तक ये पूरी मार्केट जो थी वो रहने वाली थी, और अभी जैसा कि आप जानते हैं 2-3 दिन ही शेष बचे हैं। तो आज हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ऑर्गेनिक क्विज़। हमारे सामने जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आप सब लोग आए हुए हैं, हम थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। ऑर्गेनिक क्विज़ में पिछले 10-15 दिन में हमने एक दूसरे से वार्तालाप भी की होगी, हर चीज़ की जानकारी भी प्राप्त की होगी। ऑर्गेनिक क्विज़ में अब हम क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछने के बाद जो भी व्यक्ति 3 करेक्ट आंसर्स दे पाएगा, जैसे ही 3 करेक्ट आंसर्स आपके पूरे हो जाएंगे, उसके बाद में आप यहाँ से जितना भी गिफ्ट हैम्पर हमारे पास अवेलेबल है वो आपको दिया जाएगा। आपको घर जाना है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का आनंद लेना है, जिनकी कंपनी का वो प्रोडक्ट है उनको अप्रिशिएट करना है, एक अप्रिशिएशन का मैसेज भेजना है, और ऑर्गेनिक क्विज़ में अच्छे से पार्टिसिपेट करना है। तो आइए, ऑर्गेनिक क्विज़ में ऑर्गेनिक के प्रति जो जागरूकता हमें पूरे देश के अंदर फैलानी चाहिए, उसके ऊपर जो है हम अपनी शुरुआत करते हैं। विवेक जी, कोई प्रश्न आप पूछना चाहेंगे? मैं शुरुआत करूं? आप शुरू कीजिए, मैं बीच में चलिए। जरूरत होगी तो मैं आप सबको सबसे पहले बताना है कि जो बाज़ार के अंदर तेल मिलता है, जो खाने के लिए कुकिंग ऑयल मिलता है, ये आपको पता है कि मिलावटी होता है। मिलावट के अंदर जो पीछे जब भी तेल निकलता है तो उसके पीछे खल निकलती थी पहले, जो पशुओं को खिलाई जाती थी। अब वो खल पशुओं को नहीं दी जाती, उस खल में से भी तेल को निकाल लिया जाता है। आपको ये बताना है कि जब इस तरह का तेल मशीन के थ्रू निकल रहा हो, पीछे खल हो, उस खल में से भी अगर आपको 2-4% तेल निकालना हो, तो मार्केट इंडस्ट्री कौन से केमिकल का उपयोग करती है जिससे वो खल में से तेल निकाल पाती है? ये जिसको जवाब पता हो वो हाथ ऊपर करे। ऑर्गेनिक में जितने भी आप खाने लायक कुकिंग ऑयल्स का उपयोग करते हैं, उसके अंदर इस केमिकल का उपयोग नहीं होता, इसीलिए आपके शरीर को ये चीज़ बचाती है। आपको बताना है कि वो कौन सा केमिकल है जिसमें खल में से तेल निकाला जाता है। ऐसी कोई जानकारी है तो बताइए। और ऑयल इंडस्ट्रीज में वो यूज़ होता है भर के, बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, और उसकी स्पेशलिटी ही यही है कि अगर आपको लगे कि किसी चीज़ में, बल्कि बादाम के अंदर जैसे तेल, आपको कई बार लगता है कि बादाम है, बादाम तो बिल्कुल ठोस है, उसका तेल कैसे निकल गया? जब बादाम को पीसा ही नहीं तो तेल कैसे निकल गया? वो इसी केमिकल के माध्यम से उसमें डुबोकर बादाम के अंदर से तेल निकाल लिया जाता है। जब बादाम की जो गिरी है वो वैसी ही रहेगी, लेकिन उसके तेल को निकाल लिया जाएगा। तो बताइए इस केमिकल का नाम, अगर किसी को भी पता है तो। कोई ट्राई करना चाहेगा? आप बताना चाहेंगे विवेक जी? अच्छा, चलिए मुझे लगता चलिए। है वरुण जी थोड़ा नीचे से शुरू करिए। नीचे से शुरू नहीं करेंगे। आप में से देखिए बहुत ऐसे बंधुजन हैं, देखिए अगर हमारे यहाँ पर केवल और केवल स्पेक्टेटर्स आए होते, बाहर के लोग आए होते, तो हम अपना स्टैंडर्ड नीचे से शुरू करते। ये एक आत्मदर्शन की कक्षा भी है, जिसमें हमें पता होना चाहिए कि अगर हम ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हैं तो ये बेसिक चीज़ें हैं। हम में से बहुत बंधु ऐसे हैं जो अपने ऑर्गेनिक ऑयल की कल को प्रोडक्शन भी कर रहे होंगे और दे भी रहे होंगे दुनिया को। जब हम अपने तेल के बारे में नहीं बता पाएंगे मार्केट से कैसे अलग है, तो हम क्या लोगों में जागरूकता करेंगे? तो इसीलिए आज के क्विज़ को हम आपके लिए तो बिल्कुल सिंपल नहीं रखेंगे, ठीक है? वो अलग बात है कि अगर आंसर नहीं भी दे पाएँ तो 4 प्रोडक्ट है वो वैसे ही हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। चलिए विनय जी, आपको बैठना है यहाँ पे। चलिए, तो मैं आपको बता देता हूँ, इस केमिकल का नाम है हेक्सेन। पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है हेक्सेन, एक केमिकल होता है जिससे जब भी तेल के अंदर निकालते हो पीछे खल बचती है। पहले ज़माने में इस खल के अंदर भी 3-4% ऑयल होता था, जो हम अपने घर में बैल, पशुओं को, गौ माता को दे देते थे। लेकिन अब उस खल में से भी तेल निकल जाए तो पहले हेक्सेन का उपयोग किया जाता है, जिससे वो जहरीला तेल निकलता है, फिर रिफाइनिंग शुरू होती है, ताकि वो हेक्सेन नाम का केमिकल आपके शरीर में जाके नुकसान ना कर सके। तो जो आप रिफाइंड ऑयल पढ़ते हो, उस रिफाइनिंग के प्रोसीजर का एक अंश है इस हेक्सेन के अंश को मिटाना। तो ये देखिए कितनी समझदारी के साथ में हम अपने भोजन के साथ में खेलते हैं। पहले उसमें जहर मिलाते हैं, फिर जहर को हटाने की प्रक्रिया को किया जाता है, और ऐसे तेल को हम बहुत चाव से बोलते हैं कि भैया रिफाइंड ऑयल हमारे घर में दे दो। तो जिस प्रक्रिया के अंदर नुकसान है, तो सोचिए वो कल को जाके हमारे शरीर को कितना नुकसान करेगा। और आपको जान के हैरानी होगी, ये जो हेक्सेन से निकला हुआ तेल है, ये तो मार्केट के सबसे अच्छे तेल के रूप में है। सबसे गंदे तेल तो वो हैं जिनके अंदर आपकी नमकीन, आपके फ्राइड, ये पाम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, 100% वही उपयोग हो रहा है। आप समझ रहे हैं? तो जो सबसे अच्छा तेल है मार्केट में, उसमें हेक्सेन मिलाया जाता है।
जो सबसे घटिया तेल है उसकी तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते वो शरीर में जाके क्या डैमेज करेगा। चलिए कोई और प्रश्न, आइए आप विवेक जी आपसे प्रश्न करेंगे। तो जैसे अभी वरुण जी ने एक थोड़ा ऊपर लेवल का क्वेश्चन पूछा है, हाँ। तो मैं एक बेसिक सा क्वेश्चन शुरू करते हैं, तो एक वार्तालाप भी शुरू हो जाएगी जिसके थ्रू। जी। तो जैसे थोड़ा सा हम अपना बैक टाइम में चलते हैं, जैसे जब हम बचपन में थे या फिर हमने देखा होगा कि क्या चीज़ें घरों में यूज़ की जा रही हैं। तो मैं एक क्वेश्चन मेरा है कि आपको क्या करना है कि 8 ऐसे पेय पदार्थों के नाम बताने हैं जो कि हम पहले घरों में जो है आसानी से पिया करते थे, मतलब हमें मिल जाया करते थे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक और स्वास्थ्यवर्धक होते थे। तो 8 पेय पदार्थ कोई भी भारतीय संस्कृति के ऐसे 8 पेय पदार्थ जो शरीर को लाभ करते हैं, नुकसान नहीं करते, ऐसे 8 पेय और पदार्थ बहुत बेसिक, मतलब घरों में आप जनरली पीते ही होंगे, होते हैं, अब भी यूज होते होंगे अगर थोड़ी जागरूकता है। बहुत ही ज्यादा पतन पे आ गए तो केवल कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, मतलब क्लू आप गन्ने के जूस रस से भी शुरू कर सकते हो। गन्ने का रस जैसे 8 में से हाँ। एक तो बता ही दिया था। ये छाछ हो गई। चलिए माइक नहीं, आप जो बताना चाहता है वो हाथ उठाए, 8 के नाम पहले बता सकते हो, वो हाथ उठाए, उसके बाद अच्छा, जो बताना चाहता है पहले हाथ उठा ले। पहले हाथ ऊपर करिए, 8 के नाम बता पाएंगे कि नहीं? 8 में से एक तो दिमाग में आया अभी। 8 में नहीं से नहीं एक आया है, तो कोई नहीं, हमारे ट्राई पास कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। चलिए अर्पित जी ट्राई करेंगे। जी जी वो माइक है हाँ जी, उनके पास। अच्छा नमस्कार जी। लाओ ये मुझे। एक हो गया छाछ, एक हो गया लस्सी, लस्सी, छाछ और लस्सी, चलो हाँ। एक हो गया नींबू पानी, नींबू पानी, एक हो गया सत्तू सत्तू, का, फिर एक हो गया इधर से आके फोकस लीजिए। दही, हाँ मतलब इसको अगर पेय पदार्थ में ना गिने, दही दही आ हो गया, जाएगा, ठीक है, राबड़ी चलिए। हो गई, हमारे राजस्थान में राबड़ी पीते हैं। उसके बाद फिर 2 और चीज़ हो गया, बेले का शरबत होता है, बेल का शरबत बेल होता के है, फूल बहुत का बेहतरीन होता रहता है। और एक और करे तो केवड़े का शरबत होता है। अच्छा ठीक है, चलिए तो अलग अलग तरह के शरबत के बारे में बताया। ऐसा कौन सा पेय पदार्थ है जो आपको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पिया जा सकता है, लेकिन वो अर्पित जी नहीं बता पाए हों? ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेय पदार्थ गर्मियों के लिए खासकर बताइए, जिनके बिना गर्मियों के अंदर आप सपोज कर लीजिए अभी गर्मियों का मौसम है, भयंकर गर्मी चल रही हो, तो सबसे ज्यादा लाभदायक आपके शरीर के लिए क्या हो? एक बार पीछे बता दीजिए। हाँ जी, एक आम पन्ना भी, आम पन्ना बहुत अच्छी चीज है, बहुत सुंदर। और कोई? लीची का पानी, लीची का रस भी बनता है। लीची का पानी, रस बोलते हैं, पानी बोलते हैं, जो भी लीची बोलते का रस तो बड़ा, इस तरह तो बहुत अलग हो जाएंगे, ऐसे तो मौसमी के भी आ जाएंगे। हाँ जी, और बताइए कोई ऐसा पेय पदार्थ बताइए जो गर्मियों में अमृत हो, अमृत की तरह काम करे। ये लीजिए माइक। सोचिए गर्मियों के लिए जो अमृत की तरह काम करे, ऐसी क्या चीज हो सकती है? आपके वाले प्रोडक्ट का नाम बताया? सत्तू तो हो ही गया, सत्तू तो हो ही गया, हैं? सत्तू तो हो गया, सत्तू बता दिया है। हाँ। ठंडाई है, चलिए ठंडाई। ठंडाई एक अच्छी हो सकती, ठीक है, ठंडाई होती है। एक आपकी जानकारी के लिए हम बताते हैं जो गर्मियों में उपयोग की जाती है, गांव देहात में बहुत उपयोग होती है, उसे बोलते हैं तुकमलंगा, जैसे अंग्रेजी में आप चिया सीड बोलते हो। दूसरी चीज़ जो उपयोग की जाती है, जो जिसका काफ़ी उपयोग होता है, वो है गोंद कतीरा। गोंद का तीरा। अगर जितनी भयंकर गर्मी आज और कल पड़ी थी, उसके अंदर अगर कोई व्यक्ति गोंद कतीरा के बारे में जान रहा है तो वो बचा हुआ है, नहीं तो इतनी भयंकर गर्मी में उसके अतिरिक्त एकदम ठंडक लाने वाला कोई दूसरा पदार्थ नहीं है सृष्टि में। तो इतनी ज़्यादा ठंडक वो शरीर में ला सकता है एकदम। तो ये कुछ हमारे पूर्वजों के दिए हुए पेय पदार्थ थे, इनको छोड़कर हम कोल्ड ड्रिंक जैसे जहर अपने बच्चों को पिला रहे हैं, और हमें ये आत्मदर्शन का भी समय जो है वो मिल रहा है, जिसके अंदर हम समझ पा रहे हैं अभी कि अगर हमारे पास में जानकारी इतनी कम है तो अगले वंशजों को हम जानकारी क्या दे पाएंगे। तो अभी तो हम नाम नहीं रिकलेक्ट कर पा रहे, चीज़ों का उपयोग करना तो बहुत दूर की बात है, अभी तो नाम रिकलेक्ट नहीं कर पा रहे। चलिए एक और इससे प्रश्न जो है दिमाग में आता है, वो आता है अगर घर के अंदर शिकंजी बनानी हो तो कौन बता सकता है सबसे बेहतरीन शिकंजी कैसे बनेगी और उसका कैसे किस प्रकार से लाभ हमें प्राप्त होगा? चाहिए बिल्कुल बेसिक पे चलते हैं। आपको गर्मी लग रही है, आपने घर में शिकंजी बनानी है, बताइए शिकंजी में क्या क्या डालेंगे और कंफर्म करिए कि घर में अगर ये शिकंजी आप बना रहे हो तो ये निश्चित रूप से हमें लाभ करेगी, ऐसा आप प्रूव कर दीजिए। बताइए बंसल जी। एक तो नींबू चाहिए, सबसे पहले तो नींबू का पहले नींबू लेंगे, नींबू मार्केट का है और नींबू जो है डिहाइड्रेशन को रोकता है, तो एक अच्छी चीज आपने डाल दी। हालांकि थोड़ा पेस्टिसाइड केमिकल डले होंगे, ऑर्गेनिक नींबू ना भी हो, लेकिन काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। और बताइए क्या डालें? फिर अगर गुड़ मिल जाए या फिर आपको गुड़, खांड या फिर चीनी, तीनों गुड़, में खांड या चीनी तीनों डाल देंगे। एक कोई भी कुछ भी चीनी चले। डाल देंगे तो लाभदायक हो नहीं जाएगा? है, चीनी लाभदायक तो फिर नहीं। चीनी तो बनी नहीं बात। क्या बचा? गुड़ और खांड। खांड
तो अगर गुड़ डाल देंगे तो भी लाभदायक हो लाभदायक जाएगा? नहीं है। नहीं होगा तो बचा खांड ही क्या? बची, केवल खांड ही बची, खांड। खांड। खांड के अंदर भी देसी ऑर्गेनिक खांड आपने डाल दी। ये डालने से आपके शरीर के अंदर ऊर्जा आएगी, ऊर्जा क्योंकि आएगी। ग्लूकोज आएगा। ठीक है। बताइए और कुछ देन डालेंगे? पानी डाला और काला नमक, काला नमक डाला। काला नमक कैसे बनता है इसकी जानकारी है हमारे पास? काले नमक की डलियां आती हैं, उसको हम पीसते हैं और जीरा वीरा डाल के उसे बनाते हैं। काले नमक की डली बनती कैसे है? नॉट आइडिया नहीं है। हाँ, एक बार माइक ले लीजिए, माइक लेके बताइए। हाँ जी, काला नमक कौन बता सकता है कैसे बनता है? वाइट सोल्ट को इतना गर्म किया जाता है किसी हांडी के अंदर कि वो ब्लैक सोल्ट में बदल जाता है। नहीं, थोड़ा कमी है। और कोई बता सकता है काला नमक कैसे बनता है? इसमें हांडी में गर्म किया जाता है और इसमें बहुत सारी औषधियाँ डाली जाती है। जैसे इसमें आंवला हो गया और भी बहुत सारी, मैं सारी औषधियों के नाम नहीं कलेक्ट कर पा रहा हूँ। वो सारी औषधियों का मिश्रण करने के बाद वो फिर डली बनती है, फिर उसको पीसा क्यों जाता बनाया जाता है काला नमक? ज़रूरत क्या है? है। ये जो मेरे को समझ में आया, ये पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा बहुत होता है। सुंदर। तो एक तो अर्पित जी जो है काफ़ी करीब है, मैं निवेदन करूंगा विवेक जी से, एक गिफ्ट हैम्पर जो है अर्पित जी ने पहले पेय पदार्थ भी काफ़ी बताए और ये भी बताया जी। जानकारी भी मैं साथ में दे दूं। उधर कैमरे में देते हुए बताकर फिर अर्पित जी को दीजिए आप। तो मैं इस प्रोडक्ट की जानकारी भी दे देता हूँ। ये सुपर कूल सत्तू प्रोडक्ट है जो कि हमने बनाया, एक प्रीमिक्स पाउडर है जो बहुत ही आसान बनाना। अपना पानी में घोलिए, 1 गिलास पानी में 1.5 चम्मच जी यार, सॉरी मैं से लिया था, डेढ़- आप उधर वाला से दे लो। आप ही ले लो। ये लीजिए, आप इधर से लिए, ध्यान नहीं रहा। तो 1 गिलास में 2 चम्मच आप घोलिए और अपना बर्फ डाल सकते हैं इसमें और एकदम तैयार। और इसमें सिंपल हमने जो इंग्रेडिएंट्स हैं, इसमें चने का सत्तू है, जौ का सत्तू है, देसी खांड, कुछ मसाले और हमने इसमें लेमन एक्सट्रैक्ट भी डाला है। तो आप इसे यूज़ करिएगा। हाँ प्लीज़ आप इसे रिसीव करें। एक बार जोरदार ताली आपके जी के लिए, बहुत सुंदर। थैंक यू। देखिए, काला नमक घर घर में यूज़ होता है, काला नमक। तो हमें ये जानकारी भी अपने बच्चों के साथ में साझा करनी चाहिए। काला नमक जब बनता है, आपको जान के हैरानी होगी, सफ़ेद नमक हमारे घरों में उपयोग ही नहीं होता था। 1930 में गांधी जी ने पहली बार समुद्र में से निकाल कर कहा था, वो भी इसलिए क्योंकि अंग्रेज़ों ने टैक्स लगाना शुरू कर दिया था। नहीं तो हम समुद्र में से नमक ही नहीं निकाल के उपयोग कर रहे थे। हमारे यहाँ जिस नमक का आयुर्वेद में वर्णन है वो है लाहौरी सेंधा नमक। इस सेंधा नमक को, ओरिजिनल को त्रिफला के साथ में, जैसे भाई साहब ने बताया आंवला, तो 3 जड़ी बूटियाँ होती हैं, आंवला, बहेड़ा, हरड़। इन तीनों के साथ में जो सेंधा नमक है उसको बड़ी बड़ी डेगचियों में पकाया जाता है अच्छे से। पकाने के बाद में जब उसका रंग बदलना शुरू होता है तब वो काला नमक कहलाता है। और बिल्कुल सही बताया अर्पित जी ने, वो इसलिए बनाया जाता है ताकि आपके पाचन तंत्र को लाभ करे। जितनी गर्मी आज और कल पड़ रही थी, आपको ये जान के हैरानी होगी, अगर केवल और केवल आपने थोड़ी सी शुद्ध ऑर्गेनिक खांड और आपने शुद्ध सेंधा नमक या काला नमक आपने पानी में घोलकर भी पी लिया, तो वो आपके नेचुरल ORS के बराबर हो जाता है, जो आपको डिहाइड्रेशन से बचा सकता है। 88 से ज़्यादा प्राकृतिक मिनरल्स केवल इस सेंधा नमक में होते हैं। और उसके साथ में त्रिफला को कंबाइन कर देंगे तो काला नमक हमारे पाचन तंत्र के लिए कितना उपयोगी हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो भारतीय संस्कृति में हमें धरोहर के रूप में दी गई थी। हमने कहीं ना कहीं उन्हें खोया है, जिसका परिणाम है जो आज हमारे शरीर के अंदर रोग आ रहे हैं। तो ये जो हमें आज पता चला कि अगर घर में शिकंजी तक भी अगर हमें नहीं बनानी आ रही, तो हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे इन सारी चीज़ों से। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आप पूछना चाहेंगे कुछ? नहीं, अब आपका। चलिए, अगला प्रश्न जो है मेरा टर्न है, मैं आप सबसे पूछता हूँ। थोड़ा नीचे लेकर आते हैं। हल्दी के अंदर वो कौन सा प्राकृतिक कंपोनेंट है जिसके कारण उसकी मेडिसिनल वैल्यू आंकलन की जाती है? जी बता दीजिए, माइक दे दीजिए एक बार सर को। जी, कर्क्यूमिन वैल्यू। कर्क्यूमिन वैल्यू, बहुत सुंदर, जोरदार तालियां एक बार हरिओम जी के लिए। आपको 2 प्रश्नों के जवाब और देने, तब गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। तो जैसा हमने बताया, हल्दी के अंदर, बैठिए मैम प्लीज़, आइए। हल्दी के अंदर जो है प्राकृतिक कर्क्यूमिन वैल्यू होती है। जो स्पेसिफिक क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हल्दी उगाई जाती है, वहाँ पर ये प्राकृतिक कर्क्यूमिन 8 से 9% तक जाता है। जो हल्दी वाला दूध ताकतवर, हमारे पूर्वज कहते थे, अगर देसी गाय का दूध हो जाए और प्योर शुद्ध हल्दी जिसका कर्क्यूमिन 7 से 8% चला जाए, थोड़ी सी काली मिर्च अगर डल जाए, तो ऐसी हल्दी वाला दूध आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। खांसी जुकाम से बचाते हुए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बढ़ा सकता है। ऐसी हल्दी जो है वो आपको प्राप्त हो सकती है। तो ये हल्दी के अंदर जो मेडिसिनल कंपोनेंट है उसकी जानकारी आपने प्राप्त की। चलिए, इसके बाद में और आपसे दूसरा प्रश्न करते हैं। अब आप ये प्रश्न बताएं कि उत्तर। गन्ने का जब आप उपयोग करते हो तो इससे कितनी प्रकार के पदार्थों को लेकर अपने घर के अंदर आप उपयोगिता में ला सकते हो जो स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध होंगे? गन्ने में से क्या क्या निकाला जा सकता है
जो आपके लिए स्वास्थ्यवर्धक होगा। शर्त ये है आपको एक भी पॉइंट मिस नहीं करना, एक ही को बताना है और सारे प्रोडक्ट सारे उत्पाद बताने जो जो उससे निकल सकते हैं, कोई भी मिस नहीं होना चाहिए। जी बताइए। एक तो गन्ने का जूस हो गया, पहले हो गया गन्ने से सीधा आपने रस निकाल लिया, सबसे पहला हो गया गन्ने का रस। गन्ने का चलिए रस। जूस। और गन्ने के रस के बाद में फिर हम कढ़ाई में तैयार करेंगे तो उससे गुड़ बनता है, तो उससे बनेगा गुड़ बनेगा गन्ने का। और गुड़ के बाद में फिर खांड भी, वो शक्कर भी बनती है, गुड़ की शक्कर बन जाएगी जो ब्राउन रंग की शक्कर होती है। और गुड़ से शीरा भी निकलता है। गुड़ से शीरा निकलेगा, वो और- शीरा लिक्विड जिसे हम जैगरी बोलते हैं, हाँ वो जी, भी निकल सकता है। वो जी। भी निकल सकता है। जी। और गुड़ की खांड भी हो गई, गुड़ से फिर खांड निकलेगी जिसे देसी खांड कहा जाता है। और गुड़ से राब भी बनती है। गुड़ से राब भी बनती है, ये बहुत कम लोगों को पता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न का मेन अंश यही था कि गुड़ से जो है वो राब निकलती है। राब एक तरह की ब्राउन खांड के रूप में होती है, ब्राउन खांड के जिसमें रूप में। मिनरल विटामिन होते हैं। खांड जितनी ठंडी ना सही, लेकिन उसमें मिनरल विटामिन के साथ ठंडक मिल जाती है। और शक्कर बता दी। नहीं, वो तो बता दिया। आप जो मेन रह रहा है, एक और भी रह रहा है मेन, वो आप ही को बताना है। चीटिंग कोई नहीं करेगा। वो साथ में से देखो वो पुरानी क्लासेस याद आ रही है उनको। कह रहे बाल पे हाथ करते हुए, भैया ये बता दो। आधा आधा कर लेंगे क्या? आधा आधा कर लेंगे। तो हाँ जी। इसमें जी सिरका, चलिए, हमारा सिरका जो- सिरका हैं? सिरका अच्छा, गन्ने का सिरका। चलो ये बहुत अच्छा बताया। हाँ। देखो हम आपको अवार्ड तो दे देंगे। सिरका तो आपने थोड़ा मुश्किल वाला बता दिया, अच्छा बता दिया, लंबा पहुंच गए हो। हाँ, और बताइए। अब भाई साहब बताएंगे आरपी जी, चलिए मदद करिए आप। मिश्री। मिश्री, धागे वाली मिश्री। ठीक है जी। तो धागे वाली मिश्री जो है, मैं आपको बता दूं, पूरे देश में धागे वाली मिश्री इस समय पर शुद्ध ऑर्गेनिक ग्रेड की लेना बहुत मुश्किल है। तपस्या है धागे वाली मिश्री को सही तरीके से निकालना। और अधिकांश 99.9% धागे वाली मिश्री जो बाजार में आ रही है वो केवल चीनी से ही बनाई जा रही है, इसीलिए वो शरीर के लिए लाभदायक नहीं हो पाती सिर्फ। तो धागे वाली मिश्री ओरिजिनल जो है वो आनी चाहिए। चलिए हरिओम जी, आपके 2 क्वेश्चन के आंसर हो गए, तीसरा और करना है। ये वाले दूसरे वाले में आप साझा कर लेना आधा है। हल्दी का पैकेट आया तो 2 डली अर्पित जी की। चलिए, कोई प्रश्न? बस अब मैं कर दूँ। हाँ जी, मैं कर देता हूँ। लाइए, पूछिए जी। तो इसी डिस्कशन को थोड़ा सा एक अलग तरफ कर देते हैं। आजकल उसकी बात भी काफ़ी हो रही है, सरकार मतलब मोदी जी भी काफ़ी बात करते हैं और हम भी एक चारों तरफ सुनते भी हैं। तो मैं चर्चा मोड़ना चाहूँगा मिलेट्स की तरफ। हाँ, तो पहले तो शुरू कर लेते हैं कि भाई मिलेट्स होते क्या हैं। मतलब लोगों को बड़ा एक कन्फ्यूजन रहता है कि भाई क्या चीज़ मिलेट में आती है, क्या चीज़ नहीं बड़ा आती है। सिंपल क्वेश्चन है, मिलेट्स क्यों जरूरी हैं? हाँ। आपने उसके जितने कारण आप बता सकते हो, आप बताने का प्रयत्न करो। जी, जवाब इतना बढ़िया होना चाहिए कि गिफ्ट टेम्पर देने पे हम मजबूर हो जाए। होते क्या है और उनके क्या बेनिफिट्स। बस। बताऊं? हाँ जी जी। देखिए, मिलेट्स जो है ना, जो मिलेट्स आया है ये बहुत पुराना भोजन है जी और इसके अंदर ताकत जो है ना बहुत है, जी। और ये छुपा हुआ था। हम्म, और छुपे हुए को हमारे वर्तमान सरकार ने सहायता करके और किसानों से इसको जो है ना मार्केट तक ला दिया। जी। और इसमें जो 5 प्रकार के मिलेट्स होते हैं, और ये गेहूं से अलग कैसे है, पहले ये बताइए। क्योंकि गेहूं में फाइबर नहीं होता है, इसमें फाइबर बहुत बड़ी चलो, मात्रा में गेहूं होता है। थोड़ा फाइबर कम, इसमें ज्यादा, चलो मान लिया। इसमें और कुछ हाँ। इससे अलग नहीं, मेन तो फाइबर ही है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। आरपी जी बताएंगे, आरपी जी की जिससे या- शुगर स्पाइक होता है वो क्या कारण है। बंसल जी बताएंगे, एग्जैक्ट बताइए उस इंडेक्स का नाम क्या है जिसे आज विदेशी बताते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स। हाँ, बहुत सुंदर। तो एक ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपने बताया मिलेट का कम होता है, हाँ। गेहूं का ज्यादा होता गेहूं का ज़्यादा होता है। है। और एक और भी चीज होती है इसमें खास, अच्छा, ग्लाइस जिसके कारण ये गेहूं से अलग और गेहूं से अत्यंत लाभदायक होता है। इसके अतिरिक्त क्या होता है? फाइबर। वही कारण है कि आजकल लोग ढूंढ रहे हैं उसे, क्योंकि ढूंढ रहे हैं आजकल डॉक्टर्स उसे। ने बोल दिया है कि आपको वही डाइट चाहिए जिसमें वो नहीं होता। हाँ, क्यों आसान होता है? क्या कर क्या देता है वो? आरपी जी बताएंगे, देखो आंसर आ रहा है। हाँ। हाँ जी बताइए। इसमें ग्लूटेन बहुत कम होता है। यस, तो इससे ग्लूटेन एलर्जी होने के चांसेस नहीं होते। और गेहूं में ग्लूटेन ज़्यादा होता है, इसके कारण वो हमें नुकसान कर सकता है। हालांकि ये सारी जितनी प्रणाली है सब विदेशियों की कही हुई है। हमारे अगर दादा नाना कोई बैठे होते, परदादा बैठे होते, तो वो अंग्रेजों की इस पूरी थ्योरी के ऊपर भी कांटा मार देते। लेकिन कोई बात नहीं, विज्ञान का जमाना है तो विज्ञान को साथ लेके चलना चाहिए। ये मोटा धान कहते हैं इसको, मिलेट्स को तो ये मोटा धान। मोटा अनाज है, मोटा अनाज है। गेहूं जो है उसको बहुत मोटा अनाज की बारीक। श्रेणी में नहीं मानते, इसको मानते हैं। तो ये तो हुआ गेहूं पहला- में। और एक मिनट, गेहूं को उगाने में पानी की खपत ज्यादा लगती है। मिलेट सूखे में भी उग जाता है। कल को अकाल पड़ा तो आप मिलेट खा पाओगे, लेकिन आप गेहूं नहीं उगा पाओगे। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है मिलेट में और गेहूं में।
अब बताएं, अब मिलेट दूसरा जो है part। हमारे लिए लाभदायक। दूसरा पार्ट, क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि भाई क्या लाभ कितनी तरह है। के मिलेट्स के नाम जानते हैं और क्या क्या लाभ हमें कर सकते हैं, ये बताएं। इसमें सर जो 5 प्रकार के मिलेट्स हैं, कोडो, ब्राउन टॉप, लिटिल, फॉक्सटेल, बर्नयार्ड, ये 5 तरह के श्री धान्य। श्री धान्या, इनको पॉजिटिव मिलेट्स कहा गया है। हाँ, और बाकी जो है ना, जैसे ये जौ है, बाजरा है, रागी है, और ये सब न्यूट्रल मिलेट्स में आते हैं। बहुत सुंदर, ये न्यूट्रल मिलेट्स हाँ, होते हैं, और बिल्कुल न्यूट्रल मिलेट्स में फाइबर कम होता है और इनमें 10% से ऊपर ही फाइबर है पांचों में। ठीक है। तो इनको जो है ना पूरी तरह से पॉजिटिव मिलेट्स कहा गया है। पॉजिटिव मिलेट्स कहा गया है, जिसका पॉजिटिव प्रभाव बॉडी पे बहुत ज्यादा होता है। बहुत ज़्यादा ठीक पड़ता है। बहुत सुंदर। हाँ जी। अब कितनी प्रकार के मिलेट्स के नाम आपने 5 और 3 8 तो ले ही लिए। हाँ जी। 8 के अतिरिक्त कुछ मिलेट्स हैं जिनके नाम हम सोच सकते हैं। 8 के अतिरिक्त कौन से ऐसे अनाज हैं जो मिलेट्स की श्रेणी में आते हैं और हमें उसका पता हो? आपने बताए 5। 5 जी। कोटो, बैनयार्ड, लिटिल, ब्राउन टॉप, फॉक्सटेल, फॉक्सटेल। फिर जवार, बाजरा, रागी, ये न्यूट्रल मिलेट्स हैं। ये न्यूट्रल। इसके अतिरिक्त कौन से मिलेट हैं जिनके नाम हम भूल रहे हैं? जो तो उसमें आ गया एक मिलेट होता है जिसको बोला जाता है कीनवा, अंग्रेजों का दिया हुआ है। किनवा, यस किनवा। हाँ, एक मिलेट होता है जिसे बोला जाता है एमरंथ, यानी कि चुलई। इसके हाँ। लड्डू बनाए जाते थे हमारे घरों में। ठीक है जी, तो ये 10। और एक और मिलेट होता है जिसका नाम हम भूल रहे हैं, इसे बोलते हैं प्रोसो मिलेट। प्रोसो, यस प्रोसो है। तो कुल मिलाकर 11 प्रकार के मिलेट्स होते हैं और इन 11 में से हम मुख्य रूप से 2 या 3 तक ही पहुंच पाते हैं, Yes. उससे आगे बढ़ नहीं पाते। अलग अलग जितनी प्रकार के अनाज हम खाएंगे उतना शरीर के लिए लाभदायक है। सभी विटामिन, मिनरल्स और सभी कुछ इसके अंदर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये मिलेट्स के बारे में। चलिए, अब आपके 3 हो गए प्रश्न। एक अब आप हरिओम जी को दे दीजिए, बताइए। तीनों में से आप बताइए आपको क्या पसंद है, क्योंकि आपने तारीफ उन्हीं की करनी है। सत्तू पसंद है। सत्तू तो मंगवाना पड़ेगा, सत्तू लाते हैं। मिलेट्स का ये प्रोडक्ट दिया अब ये ले लो, वहाँ काउंटर से चेंज करके जाना। ये रागी मिलेट का प्रोडक्ट है। ये रागी का प्रोडक्ट है। चलिए, बीच में आप स्ट्राइक करोगे तो फोटो भी खिंच जाएगी। चलिए आइए, चलिए, बहुत सुंदर। एक बार हरिओम जी के लिए जोरदार तालियां। बहुत सुंदर आंसर इन्होंने दिए और बहुत अधिक सहायता करी। अब और प्रश्नों में श्रृंखला के अंदर आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप ये बताइए, अभी हमने देखा कोरोना आया, उसके बाद देखा हमने ओमिक्रॉन आया, उसके बाद बोला सिकाडा वायरस आया। दुनिया जहान के वायरस आ रहे हैं और ये सब के सब आपके लंग्स के ऊपर आपको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लंग्स के ऊपर अटैक कर रहे हैं। पूरी सृष्टि में एक ऐसा प्रोडक्ट बताइए जिसको अगर उपयोग करते रहेंगे तो 90% तक चांस है कि कोरोना हमें इफेक्ट नहीं कर पाएगा। एक प्रोडक्ट अगर आपसे आपके परिवार वालों ने पूछ लिया कि भाई बहुत ज़्यादा नहीं खा सकते, एक चीज़ बता दो, ये खा लें और इस तरह के वायरसेस से हम अपने परिवार को बचाने में सफल हो जाएं, तो ऐसा कौन सा उत्पाद है जो आप देकर उनकी सहायता कर सकते हो? बंसल जी को पीछे माइक दे दो, वो जवाब देना चाहते तुलसी, तुलसी, जी। तुलसी, तुलसी। आपने कहा तुलसी। अकेली तुलसी इतना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगी, हालांकि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और तुलसी के साथ समस्या ये है, भरी गर्मी में आप उपयोग नहीं कर पाओगे, थोड़ी गर्म तासीर की होती है। और कोई इनको दीजिएगा, अच्छा प्रोडक्ट था। हाँ सर, हल्दी। आपने कहा हल्दी। हल्दी के साथ भी यही समस्या है, भरी गर्मी में हल्दी को उपयोग करने में आपको समस्या आएगी। कैसे करवाओगे? क्योंकि हल्दी का उपयोग जो है कम से कम 1/4 से आधा चम्मच करना होता है। जिस तरह की गर्मी चल रही है, अगर इसमें करोगे तो नुकसान कर जाएगी। और कौन सा उत्पाद हो सकता है जो बचाए? और दूसरी बात, अकेली हल्दी इतनी उपयोगी होती नहीं, उसके साथ काली मिर्च भी हमेशा डलती है और काली मिर्च के साथ और गर्मी बढ़ जाएगी उसकी। और कुछ? एक प्रोडक्ट मेरे ध्यान में है त्रिफला चूर्ण, जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। त्रिफला चूर्ण शरीर रात को को बहुत अच्छा साफ करता है। साफ करने के बाद एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी शरीर की बढ़ती है, उसकी ऑरिक वैल्यू भी बहुत ज़बरदस्त है, जिससे शरीर में एंटी कैंसरस पावर अच्छी बढ़े। लेकिन अकेला वो श्वास तंत्र के ऊपर बहुत पॉजिटिव प्रभाव, पाचन तंत्र पे तो डालता है, लेकिन श्वास तंत्र के लिए प्रायोरिटी में आए ऐसा नहीं है। कुछ और? गौमूत्र अपने आप में एक बहुत अच्छा उत्पाद है, जिसके अंदर जो है शरीर के लिए लाभदायक हो सकता है। उसके साथ में भी आपको थोड़ी ये समस्या मिलेगी, भरी गर्मी में आप बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं कर पाओगे। और दूसरी बात, केवल श्वास तंत्र के लिए स्पेसिफिक बहुत ज़्यादा उसका असर आए, ये थोड़ा सा कम है चांस। कोई और चीज़ जो आपको लगता हो? हॉलिस्टिक वे में सोचिए, कुछ ऐसी चीज़ दे दे। मोरिंगा पाउडर अगर दोगे तो कैल्शियम आयरन से भरपूर है, लेकिन श्वास तंत्र पे पैसे काम करे ऐसा नहीं है। और सोचिए। मतलब एक और दिमाग में आ रहा है, घी हो गया, देसी गौ माता का घी। देसी गाय का घी नाक आप में दे रात सकते को हो, रात- नाक में डाल नाक सकते में रात हो। को डाल ये सकते हो। एक बहुत अच्छी आपने प्रणाली बताई है। अगर हर कोई लगातार करे तो हाँ, बहुत अच्छे लेवल तक आप इस तरह के वायरल इन्फेक्शन से बचने का काम हो सकता है।
लेकिन उससे भी थोड़ा बेटर कुछ है जिसका उपयोग किया जा सकता है, और सोचिए। लेकिन आप बहुत करीब पहुंचे, ये बहुत अच्छी प्रणाली है। अगर कोई व्यक्ति हर रोज डालता रहे तो इतनी जल्दी उसको खांसी जुकाम होगा नहीं। दालचीनी, अश्वगंधा अकेले नहीं काम कर पाए। देखिए, जब आपको किसी एक उत्पाद के द्वारा शरीर में मल्टीपल बेनिफिट देने हो तो तुरंत ध्यान देना चाहिए उस उत्पाद में दुनिया भर की जड़ी बूटियाँ एक साथ मिक्स हो जानी चाहिए। और ऐसे एक उत्पाद का नाम होता है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश इसलिए लाभदायक है क्योंकि पूरी सृष्टि के अंदर 2 जड़ी बूटियाँ सबसे अच्छी हैं। पहली क्या? आंवला और गिलोय। आंवला 50% तक ओरिजिनल अगर च्यवनप्राश में डाल दें तो शरीर की संजीवनी के रूप में काम करता है। इसके अतिरिक्त 52 से ज़्यादा स्पेसिफिक जड़ी बूटियों का मिश्रण आप च्यवनप्राश में कर सकते हो। तो जितनी जड़ी बूटियों के आपने नाम लिए अगर थोड़ी थोड़ी मात्रा में डाल दी जाए तो सोचिए कितना पावरफुल आया। दुर्भाग्य हमारे देश का ये है कि च्यवनप्राश के नाम पर केवल चीनी बेची जा रही है। अगर आपके वैद्य जी ने ओरिजिनल च्यवनप्राश बनाकर आपको दे दिया तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाता है और आपके रेस्पिरेटरी श्वास तंत्र को इतना मजबूत कर सकता है कि आने वाले वायरल इन्फेक्शन से आप बच सकें। और इसीलिए जो च्यवन ऋषि को आशीर्वाद दिया था अश्विनी कुमारों के द्वारा उनके लिए बनाया गया था, वो बनाने का रीज़न ही यही था क्योंकि उन्होंने उनसे कहा ही यही था कि मुझे बस एक ऐसा उत्पाद बताओ जिससे मैं कभी बूढ़ा ही ना हूँ। बूढ़ा ना होने का मतलब कि पूरे शरीर को नया करने की क्षमता उसके अंदर हो, ऐसे कौन सा उत्पाद है। तब अश्विनी कुमारों ने उनके लिए च्यवनप्राश बनाया था और ऋषि च्यवन के नाम पर उसका नाम च्यवनप्राश डला। तो ऐसे उत्पादों के बारे में हमें पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए ताकि हम बच्चों को भी अच्छा गाइड कर सके और अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को और ज़्यादा बढ़ा सके। एक सवाल जी, छोटा प्लीज। च्यवनप्राश बहुत सारे लोग बोलते हैं कि गर्मियों में सेवन उसका कम करना ये बिल्कुल आपने सही कहा। च्यवनप्राश बनाने की अलग अलग विधि है, लेकिन च्यवनप्राश को अगर आप गर्मी उसकी कम करना चाहें वो भी आपके हाथ में है। आप उसको थोड़ा गर्म तासीर का बनाना चाहें तो भी आपके हाथ में है। आप आंवला या उसके अंदर मुलेठी इन सारी चीज़ों की अगर परसेंटेज को बढ़ा देंगे तो वही च्यवनप्राश शरीर को लाभ करते हुए शरीर के लिए गर्मी कम उत्पन्न करेगा। और अगर उसी के अंदर तुलसी और इस तरह की जो दालचीनी इनकी मात्रा को बढ़ा देंगे तो वही च्यवनप्राश थोड़ी गर्म तासीर का हो जाएगा। जब थोड़ी गर्म तासीर का होगा तो खांसी जुकाम में ज़्यादा आराम देगा। जब थोड़ी ठंडी तासीर का होगा तो गर्मियों में उपयोग करेंगे लेकिन रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से च्यवनप्राश अलग अलग तरह से बन सकते हैं। तो ये खास बात है। ठीक, और कोई प्रश्न आप? हाँ बस जी। तो काफ़ी अच्छा मतलब ये डिस्कशन चल रहा है और इस डिस्कशन में क्विज़ के साथ साथ जो है ना एक हमारी आपस में जो है एक नॉलेज भी बढ़ रही है और एक मैं बोलूँगा कि सब लोगों का जो है ना ऑर्गेनिक को लेके एक विचार बनता जा रहा है, तो एक अवेयरनेस भी आ रही है। तो इसी को थोड़ा सा और अंदर मतलब वो थोड़ा और डीप में देखते हुए मैं एक प्रोडक्ट को लूँगा और हम थोड़ा सा देखेंगे कि उस प्रोडक्ट के अंदर जो है ना कौन कौन से मिनरल्स आपको मिल जाते हैं एक ही प्रोडक्ट के अंदर। तो जैसे हमने खांड की बात की है, तो खांड ज़्यादातर जो हमारे पास प्रश्न आता है कि भाई खांड खाने से जो है शुगर नहीं होगी क्या, तो हमारा तो यही होता है कि भाई देखो शुगर तो उसके अंदर है खांड के, लेकिन शुगर के साथ साथ उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी हैं। तो वो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपको खांड में मिल जाते हैं, तो उनमें से कुछ शीरे वाले भी होते होंगे, तो उनके अगर हम कुछ नाम बता पाएँ 4 या 5 नाम। तो मिनरल्स उसके अंदर, हाँ, एक आयरन हो सकता है, हाँ, और एक आपने बताया शुगर, उसी का पार्ट ग्लूकोज शुगर, मतलब अगर हाँ, एक के अलग है। हाँ, कुछ ऐसे मिनरल्स का पार्ट है तो ग्लूकोज एनर्जी हाँ, देने के लिए कुछ ग्लूकोज ऐसे एनर्जी मिनरल्स के- भी होंगे जो आपको शीरा या फिर जिसकी हमने अभी बात की थी मोलेसिस जो राब की बात करें उसमें भी होते हैं। कैल्शियम, हाँ, कैल्शियम है, आयरन है, कैल्शियम थोड़ी मात्रा में, बहुत हल्का। ज़्यादा मात्रा में। दो ऐसे मिनरल्स हैं जिसके लिए जो राब है, बेसिकली राब मतलब जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको सजेस्ट करते हैं कि आप राब खाइए, क्योंकि ये मिनरल सिर्फ आपको इसी में मिलने वाला है। प्रोटीन, नहीं, मिनरल, अच्छा मिनरल, बहुत ज़्यादा नहीं होते। और कोई मिनरल वो भी बहुत हल्की मात्रा में है। सोडियम या पोटेशियम होगा। तो दो हैं जिसमें जैसे मैग्नीज एंड मैग्नीशियम, जो हड्डियों के लिए मतलब आपको बहुत कम ऐसी पेड़ बेस्ड या प्लांट बेस्ड उनमें मिलेंगे जो आपको खांड में मिल जाते हैं या फिर राब में मिल जाते हैं।
पर मैग्नीशियम जहाँ तक मेरी जानकारी है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन की बॉडी में बढ़ाता हाँ है। हाँ, मैग्नीशियम भी होता तो है। इसकी वजह से कैल्शियम जो है वो बॉडी के अंदर ज़्यादा लगने के चांसेस हैं। ठीक, बहुत अच्छा। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है जिसको हम पूछ रहे हैं, और वो प्रश्न है आपका, जो आटा हम अपने घर में खाते हैं, बाज़ार में गए, मॉल से ख़रीदा और ख़रीद कर हमने वो आटा खा लिया, ये आटा किस किस प्रकार से हमारे शरीर को नुकसान कर सकता है? ये कौन व्यक्ति जानकारी देना चाहेगा कि इस वजह से वो आटा हमारे लिए नुकसानदायक है, उससे हमें ये दुष्प्रभाव झेलने पड़ते हैं, ये जो बता सकेंगे। और ऑर्गेनिक आटा खाने से इन्हीं दुष्प्रभावों से हम बच जाएंगे। माइक दे दीजिए। आप बताना चाह रहे हैं? आप बताइए मैं अभी। छोटा सा पॉइंट हाँ, थोड़ा आप बताइए फिर वो बता दें। मतलब आपने यही बताया कि आटा के नुकसान क्या हो सकते हैं जो बाजार वाला जो बाजार में गए, मॉल में पैक्ड आटा था, उठा के ले आए, घर में खा लिया। आप बताइए इससे नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? देखो, सबसे पहला तो होता है कि वो जो आटा होता है उसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पे उसको निकाला गया हो। उसकी पिसाई हुई है, तो ज़्यादातर जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स। जल के विटामिन्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आटा मतलब एक प्रकार से आप कंज्यूम तो कर रहे हो, आपको स्वाद तो दे रहा है, बट आपकी बॉडी को जो लगना चाहिए था वो उतनी लगता ताकत नहीं है। उसमें उतनी नहीं है। ताकत नहीं है। सेकंड पॉइंट है कि इस आटे को प्रिजर्वेशन के लिए वो लोग केमिकल्स का इस्तेमाल बिल्कुल। करते हैं, तो जो प्रिजर्वेशन के लिए केमिकल्स जा रहे हैं वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी में एंड अप होते हैं। तो जिसको बॉडी आइडेंटिफाई नहीं करता, बॉडी का इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई नहीं करता, तो उसको प्रोसेस करने में शरीर को बहुत टाइम लगता है, तो वो बहुत बीमारियों का कारण होता है। प्रिजर्वेटिव के कारण जो है वो हमारे लिए नुकसानदायक हो जाता है। और कोई कारण ये आटा कैसे नुकसान करेगा? सर इसमें क्या है ना कि इसके अंदर जो है ना बहुत ही मतलब जैसे कि मिलेट्स होता है, उसके अंदर रफीज और ये फाइबर होता है, तो इनमें फाइबर कम होता है, तो इसके अंदर चिपचिपाहट बहुत होती है। तो ग्लूटेन ज़्यादा होता हाँ, है, ग्लूटेन खिंचता बहुत ज़्यादा है, खिंच जाता है रबड़ की तरह। बिल्कुल। तो वो तो मैदा की बात करें तो वो तो और ज़्यादा खिंचता है। इसमें जो मेन कारण है उसको पतला पीसती हैं कंपनियां। हाँ। पतला क्यों पीसती है? उसके फाइबर को निकाल कर अलग से ब्रांड के नाम पे बेच देती हैं। बस। अब गेहूं में से आपने ब्रांड निकाला, 100 रुपए का ब्रांड बिक रहा है, 400 रुपए का आटा बिक रहा है, तो मुनाफा कितना? 500 रुपए का हुआ ना। तो इसीलिए मार्केट में मिलने वाले आटे बहुत पतले होते हैं, हाँ जी। जो हमारे जाके अंतड़ियों में चिपकेंगे और कल हाँ। को कब्ज का कारण बनेंगे। कब्ज का, और वो जो चिपचिपाहट है, तो कोई भी जो ना चिपकी हुई चीज़ है वो इजीली जो है ना बॉडी से बाहर नहीं डाइजेस्ट आती नहीं होगी और निकलेगी नहीं और बाहर। निकले भी नहीं। ये तो उसको- नुकसान है। तो बहुत सारा जो है ना इससे नेगेटिव इफेक्ट होगा। और नुकसान बताइए क्या है आटे का? अभी इतने में गाड़ी खत्म नहीं होगी। और बताइए। बाजार का और इसका कंपैरिजन करें। हाँ, नहीं, बाजार वाले का और नुकसान बताइए। मॉल में से आटा आया, और क्या नुकसान है उसका? बता दीजिए। हाँ जी, शुगर लेवल बहुत ज़्यादा शुगर है। लेवल ज़्यादा है क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है। डायबिटीज़ होने का खतरा खांड से नहीं है, डायबिटीज़ होने का खतरा इस आटे से है, क्योंकि जो चीज़ आप खा रहे हो वो बॉडी में एकदम बहुत तेज़ ग्लूकोज रिलीज़ कर रहा है। उस ग्लूकोज को रोकने का काम ही वो फाइबर करता था, जो उन्होंने हटाकर ब्रांड के रूप में बेच दिया। और अगर वो फाइबर होता तो उसका ग्लूकोज इतनी तेज़ी से रिलीज़ नहीं होता। तो ये नुकसान हुआ हमें। और कोई? और ये जो आटा है हमारे शरीर में जाके जमता है, अंतड़ियों में जम वो तो जाता बता है। दिया कि वो तो नहीं निकल पाएगा। और कोई कारण? और जो आपको लगता हो कि इसके अंदर क्या नुकसान है? फिर वाटर जो एक्चुअली जो हम पानी पीते हैं, एक्चुअली ये अब्जॉर्ब कम करता है पानी एक्चुअली हमारे शरीर में जाके ना। दैट्स व्हाई इट्स द प्रॉब्लम आई थिंक। पानी तो ठीक है, वो कम भी एब्जॉर्ब कर सकता है, ज़्यादा भी कर सकता है, उससे बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। हरिओम जी को बताइए, देखिए एक बार क्या कहना चाह रहे हैं। सर इसका प्रैक्टिकल जो है ना, आम जनता में भी इसका नॉलेज है। जैसे हम पुराने ज़माने में गांव में रहे, फिर गांव में भी आज भी प्रचलन है कि गेहूं की रोटी खा ली तो इसका मतलब है पेट फूल गया। हाँ, तो इससे जो है ना मोटापा और पेट फूलने के पेट चांसेस। फूलना है, गैस ब्लोटिंग ज़्यादा होगी ऐसे आटे से, क्योंकि या। ये पचना जो है मुश्किल है। और कोई कारण? ये गैस हमेशा जी आप बताइए हरपी जी। मतलब थोड़ा अलग है ये, अपन से भी हो सकता है, पर वहाँ पे बहुत ज़्यादा संभावना है कि जो भी क्योंकि वो लोग बहुत मास स्केल में प्रोडक्शन करते हैं, तो जो भी इंसेक्ट हो या जो भी कीड़े हैं वो भी साथ में पिसे जाते हैं। हाँ। उसमें, और तो वो आपके उसमें आते हैं, बट जो ये लोग प्रिजर्वेटिव डालते हैं, तो इसकी वजह से वो बार बार उत्पन्न नहीं होते, पर एक बार तो वो सारे एक साथ ही पिसे जाते इसको हैं। आप थोड़ा इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये बता सकते हैं। जब हम अपने घरों में गेहूं का आटा बनाते थे तो गेहूं को पहले धोते थे, सुखाते थे, फिर पीसते थे। इतनी बड़ी इंडस्ट्री में धोने की प्रक्रिया नहीं होती। एक मशीन होती है जिससे धूल मिट्टी हटा दी जाती है और पीस दिया जाता है। तो धोने की प्रक्रिया नहीं होती है। तो जहाँ तक जिस लेवल तक हम सफाई उसकी कर सकते थे वो कम होती है। और कोई मुख्य कारण में मैं आपकी सहायता कर देता हूँ। जो सबसे मेन कारण है ऑर्गेनिक का होने का, कि उसमें यूरिया और पेस्टिसाइड्स का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है।
आज गेहूं के उत्पादन में जितने केमिकल और पेस्टिसाइड का उपयोग कर रहे हैं और आज से 15 साल पहले जितना कर रहे थे वो दुगनी पे पहुंच गया है। अगर पहले हम 70 एक पूरे उसमें अपने गेहूं के अंदर 1 बीघा गेहूं के अंदर हम 50 या 70 किलो की बोरी डाल रहे थे, अब वो उससे भी ज़्यादा डलनी शुरू हो गई है, क्योंकि वो ज़मीन पूरी की पूरी हमने पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंडेंट कर दी। इससे भी ज़्यादा खतरनाक काम जो हुआ है वो है गेहूं की जेनेटिक मॉडिफिकेशन। पहले जो देसी गेहूं थी उसकी बाली जो थी वो लंबी लगती थी, पौधा लंबा होता था, बाली लंबी होती थी, दाने छोटे छोटे होते थे, कम होते थे। अब जो बाली है और जो पौधा है वो छोटा है ताकि वो हवा से गिरे ना। उसका जो है अनाज का जो दाना है वो काफ़ी मोटा है, मोटा होने के बाद उसमें भारीपन है ताकि एक एक दाने से ज़्यादा आटा निकले। ये सब कुछ हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से प्राप्त किया। लेकिन इसी के कारण मैंने आपको बताया था अंग्रेज़ों ने इसको अब नाम ग्लूटेन का देना शुरू कर दिया, जबकि हरकतें क्या की गई, जो प्रकृति ने गेहूं दिया था उसको छेड़कर आपने जहरीला बना लिया। और अब आप ये मानने को तैयार नहीं हो कि ये हमने जेनेटिक मॉडिफिकेशन से इसका सत्यानाश किया है, तो अब आपने कह दिया गेहूं खाना छोड़ दो क्योंकि इसमें ग्लूटेन है। ग्लूटेन क्या आज ही आया? 800 साल से नहीं था। मेरे पूर्वजों ने गेहूं खाया, उनकी हालत तो इतनी ख़राब नहीं हुई। तो बेसिकली वैज्ञानिक छेड़खानी कर करके थक गए हैं, अब अपनी गलती तो हम नहीं मान पाएंगे, तो इसलिए नई कहानी आ गई। और वही कहानी आपके घी में, आपके तेल में, आपकी हर चीज़ में है। चीनी के बाद में वो ये नहीं मान रहे कि हमने चीनी के अंदर 32 केमिकल डाले तो आपके शरीर के लिए हानिकारक हुई। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया चीनी छोड़ दो। तो आपका क्या हुआ? खांड, शक्कर, चीनी तीनों छुड़वा दी। जबकि हमारे पूर्वज दबाकर खांड खा रहे थे, दिक्कत नहीं हो रही थी, गुड़ खा रहे थे, दिक्कत नहीं हो रही थी। ऐसे ही तेल है, तेल के अंदर हमारे घर में शुद्ध सरसों का तेल सामने उपयोग हो रहा था, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हृदय के लिए अच्छा कौन सा? रिफाइंड ऑयल। पहले रिफाइंड खिलाया, फिर हार्ट अटैक कराया, आपका तेल ही छोड़ दो। तो वो ये नहीं कह रहे कि वापस उस अच्छे तेल की तरफ जाओ। तो डॉक्टर ये कह रहे हैं तेल भी छोड़ दो, नमक भी छोड़ दो, चीनी भी छोड़ दो, आटा भी छोड़ दो, कम खाओ, सुरक्षित रहो। तो अब जो सबसे कमज़ोर है, जो सबसे कम खा रहा है, वो अपने हिसाब से एक स्वस्थ माना जा रहा है। जो बलशाली है, जिसके शरीर में जान है, जिसके शरीर में ताकत होनी चाहिए, उसको अब अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए इसके ऊपर एक पैरामीटर बताया वज़न का, कि वज़न आपका कम है। तो अब दिक्कत क्या हो रही है? पर्दा वहाँ तक हट रहा है, जिनका वज़न कम है उन्हें भी हार्ट अटैक आ रहा है। अब जो 25 साल का युवा है, जिसका वज़न भी कम है, उसे भी एक्सरसाइज करता है, वो जिम के अंदर ही हार्ट अटैक आ रहा है। अब दिक्कत ये है क्योंकि जो गंदा तेल है वो आप कब तक अपने शरीर के अंदर खपाओगे, तो ये दिक्कत है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का जो ये हमारा क्विज़ रहा, ये आप सबके लिए लाभप्रद रहा होगा। अपने बच्चों का हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, उन्हें जानकारियाँ देंगे, क्या अच्छा है क्या बुरा है। कोशिश करिए चैनल को सब्सक्राइब करने की और अच्छी जानकारियाँ प्राप्त करिए, नहीं तो आने वाले वंशजों के शरीर में, नसों में इतनी कमज़ोरी आ जाएगी कि हम उन्हें बचाना भी चाहेंगे तो हम नहीं बचा पाएंगे। अपने पूर्वजों के जो है उनके मुकाबले हमारे शरीर में जान कम होती जा रही है, और अगले वंशज तो अब आप भूल ही जाइए कि 20-25 साल के बाद उनके शरीर में कुछ जान बचेगी। तो जितनी हम कोशिश करेंगे उतना अच्छा हमें लाभ होगा, ऐसी हमारी आशा है। इसी के साथ भारत वंदे मातरम। वंदे मातरम। हाँ, ये लो जी, ये कौन कौन लेके जाएगा?